बुढ़ा तो तारा कमर पर हाथ रखकर उसे घूर रही थी। ये मीनाक्षी कौन है? कहीं आपका किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? डोंट बिहेव लाइक अ टिपिकल वाइफ। वो मेरी सेक्रेटरी है। तारा ने सिर हिलाया और पूछा, एक बात समझ नहीं आई, अगर आपको पता चल गया है कि वो धोखेबाज थी, फिर आप उसे क्यों ढूंढना चाहते हैं? शादी करने के लिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अरे रुकिए तो सही, अभी तो बैग्स भी बंद नहीं हुए, मैं अकेले कैसे करूंगी? लेकिन ध्रुव जा चुका था। तारा बैग्स को देखते हुए बड़बड़ाई, हद हो गई, ये इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। काफी कोशिशों के बाद भी जब बैग्स बंद नहीं हुए तो वो उनके ऊपर बैठ गई और जैसे तैसे जिप बंद कर दी। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। लगभग 1 घंटे बाद पूरा सिंघानिया परिवार उमेद भवन के प्रांगण में खड़ा था। स्टाफ उन्हें माला पहनाकर और आरती करके विदा कर रहा था। मिस्टर सिसोदिया ध्रुव के पास आए। जो भी हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था। शायद आपका साथ ग्रीष्मा के बजाय तारा के साथ लिखा था। वैसे भी ध्रुव नाम अकेला अच्छा नहीं लगता। जब ध्रुव तारा कहा जाता है तब उसकी महिमा ही बदल जाती है। ध्रुव ने उनकी बात पर हामी भरी और तारा की तरफ देखा, जो उनकी बातें सुनकर उबासी ले रही थी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। कुछ देर बाद सब जयपुर के लिए निकल गए। बाकी परिवार एक गाड़ी में था, जबकि ध्रुव और तारा साथ जा रहे थे। तारा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खोई थी। ध्रुव उसकी तरफ देख सोचने लगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ तारा, लेकिन ग्रीष्मा ने मुझसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और उसके किए की सजा खुद उसे दो। उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर तारा की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, ताकि इस लंबे सफर को आसानी से तय कर सके। देर रात तक सफर तय करने की वजह से सब लोग गाड़ी में आराम से सो रहे थे। जब वो लोग जयपुर पहुंचे तब सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। वहाँ आने से पहले रत्ना जी ने ध्रुव और तारा के स्वागत की सारी तैयारियां करवा ली थी। तारा के स्वागत के साथ गृह प्रवेश की रस्मों की भी तैयारियां करवाई गई थी। सबसे पहले रत्ना जी की गाड़ी सिंघानिया मेंशन पहुंची थी। सभी लोग ध्रुव और तारा के आने का इंतजार कर रहे थे। और कितना टाइम लगेगा उन्हें पहुंचने में? हमारे साथ ही तो चले थे, एक बार फोन करके पूछ तो सही। रत्ना जी हमेशा की तरह उनके देर आने की वजह से परेशान हो रही थी। वो बार बार घड़ी में समय देख रही थी। उनकी बात सुनकर गायत्री देवी, साक्षी और साहित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरे उनकी नई नई शादी हुई है, रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। अब तुम्हारा ध्रुव बच्चा नहीं रहा। गायत्री देवी हमेशा की तरह उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। शांति हूँ, बच्चा नहीं रहा माँ। अब आप भी ध्रुव की तरफ बात मत कीजिए। साहित्य, एक बार फोन लगाकर पूछ तो सही, कितना टाइम लगेगा? रत्ना जी ने साहित्य से कहा। साहित्य उनके पास आया और उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला, आप आराम करो मम्मी, हम भाई और भाभी के स्वागत में बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे भी आएंगे हम आपको बता देंगे। आप ऑलरेडी 2 बार कॉल करवा चुकी हैं। भाई क्या सोचेंगे? हाँ मम्मी, साहित्य सही बोल रहा है। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। टेंशन लेना बंद कीजिए, कहकर साक्षी किचन में चली गई, जबकि साहित्य बाहर खड़ा होकर ध्रुव और तारा के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ध्रुव और तारा की गाड़ी घर के गेट के सामने आकर रुकी। बहुत कोशिश करने के बाद भी ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ये सफर और रात उसके लिए काफी लंबी साबित हुई थी। उसे तारा की तरफ देखा, जो आराम से सो रही थी। कहते हैं एक अच्छा हमसफर साथ हो तो बड़े से बड़ा सफर भी कट जाता है, लेकिन ये मैडम तो मजे से खर्राटे लेकर सो रही है। अच्छा हमसफर ना सही, कम से कम बात तो कर ही सकती थी। तारा, उसे जगाने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे छूने से पहले ही अपना हाथ रोक लिया। फिर उसने सामने रखी पानी की बोतल उठाई और तारा के चेहरे पर हल्के छींटे मारते हुए कहा, तारा, तारा उठो, घर आ गया है। तारा ने आंखें मसलते हुए कहा, आप कभी मुझे नॉर्मल तरीके से नहीं जगा सकते क्या? हाँ, नहीं जगा सकता। अगर तुम चाहती हो कि सुबह सुबह तुम्हारे मुंह पर पानी की छींटे ना पड़े तो मुझसे पहले जाग जाया करो। मुझे देर तक सोने की आदत है, तारा ने उबासी लेते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। जब तक तुम ग्रीष्मा को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। एंड वन मोर थिंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो अब से तुम मेरे साथ उठोगी, शार्प 6 o'clock। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ जाकर तारा के लिए दरवाजा खोल दिया। अब 6 o'clock, तारा ने मुंह बनाकर उसकी बात दोहराई। तारा गाड़ी से बाहर निकली। उन्हें देखकर साहित्य जल्दी से अंदर गया और सबको उनके आने की खबर दी। देखो, अब आगे जाने के बाद कुछ रिचुअल्स होंगे, प्लीज उन्हें अच्छे से करना। ध्रुव तारा को हर बात समझा रहा था। हाँ, जानती हूँ कि आगे जाकर गृह प्रवेश की रस्म होगी। मत भूलिए, मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ। I mean, वेडिंग प्लानर के यहाँ काम करती थी। मुझे ये सब अच्छे से पता है। अब बार बार एक ही बात बताकर मुझे इरिटेट मत कीजिए। ये कहकर तारा अंदर जाने लगी। एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे इरिटेटिंग बोल रही है। ये लड़की बस सोते हुए मासूम लग सकती है। ध्रुव बड़बड़ाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। तारा घर के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी कि ध्रुव तेज कदमों से उसके पास आया।
तुम 2 मिनट रुक नहीं सकती? हमारी शादी हुई है, हमें एक साथ ही गृह प्रवेश करना है। उसकी बात सुनकर तारा ने झुंझलाकर अपने गले का मंगलसूत्र उसके सामने किया। ये क्या है? नहीं, ये मैंने फैशन के लिए तो डाल ही रखा। आप ना बिल्कुल किसी अलार्म की तरह हो जो गलती से स्नूज हो जाता है और फिर बार बार बजता रहता है। हाँ, और कुछ महान लोग उस स्नूज किए हुए अलार्म पर भी नहीं उठते, जस्ट लाइक यू। आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मत भूलिए, अब हमारी शादी हो गई है। घर वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए अब चुप करके होठों पर एक मुस्कान चिपकाइए और मेरे साथ खड़े हो जाइए। ध्रुव कुछ कह पाता उससे पहले रत्ना जी, गायत्री देवी और बाकी परिवार पूजा की थाली लेकर वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही ध्रुव ने नकली मुस्कान दे दी। तारा ने धीरे से कहा, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। बस इसी तरह एक अच्छे पति की तरह मेरी सारी बातें मानते रहना। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। ध्रुव ने दबी आवाज में जवाब दिया। उन्हें साथ खड़ा देखकर साहित्य बोला, देखो ना, साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इनकी एक्सीडेंटल वेडिंग हुई होगी। हाँ, बिल्कुल किसी परफेक्ट कपल की तरह दोनों साथ में कितने खुश हैं, साक्षी ने कहा। आरती के बाद ध्रुव और तारा ने बड़ों के पैर छुए और आगे बढ़ने लगे। तभी तारा की नजर आंगन में एक लाइन से रखी थालियों पर गई। रत्ना जी ने कहा, इस तरह हैरानी से मत देखो, ये भी हमारे यहाँ गृह प्रवेश की रस्म का हिस्सा है। गायत्री देवी बोली, घर के हर सदस्य के नाम की एक थाली रखी गई है जिन्हें तुम्हें बिना आवाज किए उठाना है। क्या? बिना आवाज के तो मैं खुद नहीं उठ पाती, ये थालियां कैसे उठाऊंगी? तारा सोचते हुए गलती से ऊंची बोल पड़ी और सब उसे घूरने लगे। उसके साथ खड़ा ध्रुव हंसने लगा। रत्ना जी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। ले तारा, तारा ने सोचा, अब तो तू गई काम से। वो डर के मारे कांपने लगी। रत्ना जैसे ही तारा के पास आई वो जोर से हंसने लगी। उन्होंने तारा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, इस परिवार में आकर कई आदतें बदलनी पड़ेगी बेटा। तारा ने बस सिर हिला दिया। साक्षी हंसते हुए बोली, दादी ये थालियां यहाँ क्यों रखी जाती है? कृपया करके हमारी गुजराती बहू को डिटेल में बताएंगी। गायत्री देवी मुस्कुराई। ये बताता है कि तुम घर के लोगों के साथ बिना खिटपिट किए कैसे तालमेल बनाकर चलती हो। सबसे आखिर में रखी थाली ध्रुव के नाम की है, उसे खास करके ध्यान से उठाना। पति के साथ प्यार से रहना सबसे जरूरी होता है, रत्ना जी ने आगे कहा। और थाली उठाने से पहले ध्रुव इन्हें आड़ा टेढ़ा कर देगा। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि घर के सदस्यों की सोच एक जैसी हो। उन्हें एक करना तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करता है। तारा ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा और इशारों में मदद मांगी। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा जी, अब मेरी जरूरत पड़ गई है, अभी बताता हूँ तुम्हें। उसने सारी थालियां दूर दूर और आड़ी टेढ़ी कर दी। तारा उसे गुस्से से घूरने लगी। ऐसे नहीं, मेरी हेल्प कर देते, इनको इतना दूर रखकर मेरा काम बढ़ा दिया। वो सावधानी से एक एक थाली उठाने लगी। आखिर में जब वो ध्रुव की थाली के पास पहुंची तो गायत्री देवी बोली, देखा ना तारा बहू, हमारा ध्रुव कितना टेढ़ा है। रस्म शुरू होने से पहले ही तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। रत्ना जी भी बोली, पति को खुश रखना आसान काम नहीं होता, समझ लो आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। तारा ने बिना आवाज किए ध्रुव की थाली भी उठा ली। तुरंत साहित्य और साक्षी ताली बजाने लगे। तारा भाभी, आज तो आपने असली जंग जीत ली, ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सिर्फ ये थाली उठाने से कुछ नहीं होता साक्षी। लेट्स सी कि तारा हमारे और हमारी फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट कर पाती है। इसके बाद रत्ना जी ने तारा को आराम करने और बाकी रस्मों के लिए तैयार होने भेज दिया। ध्रुव भी उसके साथ ऊपर जाने लगा। जब मैंने आपसे हेल्प के लिए इशारा किया था तो आपने मेरा काम क्यों बढ़ा दिया? तारा ने गुस्से में पूछा। अब मुझे ये इशारेबाजी कहाँ समझ आती है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी तो नहीं। लेकिन आई अप्रिशिएट, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मिस्टर ध्रुव सिंघानिया, आगे से मेरी हेल्प करनी पड़ेगी वरना अच्छा नहीं होगा। वो पूरे हक से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा देखकर वो हैरान रह गई। ये कमरा है या पूरा घर? इतना बड़ा कमरा कौन बनाता है? ध्रुव मुस्कुराया। घर ही तो है, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा घुमाता हूँ। और पहली बार दोनों के बीच बिना किसी लड़ाई के एक छोटी सी मुस्कान साझा हुई। वो दोनों ध्रुव के कमरे में थे। ध्रुव नहाकर बाहर आ चुका था और तारा बाथरूम में गई हुई थी। आगे की रस्मों के लिए ध्रुव तैयार हो चुका था और तारा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वहाँ बैठे हुए ध्रुव की नजर तारा के मोबाइल पर पड़ी। तारा, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? उसने आवाज लगाकर पूछा। मुझे अभी टाइम लगेगा, आप अपने काम कर लीजिए, तारा ने अंदर से जवाब दिया। ध्रुव ने उसका मोबाइल उठाया और जवाब में कहा, ठीक है, मैं ऑफिस रूम में हूँ, तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। ये कहकर ध्रुव ऑफिस रूम में चला गया। इससे आश्रम के नंबर मांगता तो 100 बहाने बनाती। ध्रुव ने बुदबुदाते हुए तारा के मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। उसमें कोई सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं लगा था, इसलिए वो आराम से उसे एक्सेस कर सकता था। ये लड़की भी ना, आजकल के टाइम में कौन अपना फोन बिना पासवर्ड के रखता है। वो उसके फोन को ध्यान से देखने लगा। उसे सबसे पहले कॉल हिस्ट्री चेक की।
उसे देखकर ध्रुव को पता चला कि शादी वाले दिन तारा ने ग्रीष्मा को काफी बार फोन किया था। बीच में एक बार दोनों की बात भी हुई थी। कहते हैं सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सामने आ जाता है। इसी तरह तारा की सच्चाई भी एक एक करके सामने आ रही है। ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर किसी को कॉल करके कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक नंबर की डिटेल्स भेज रहा हूँ। तुम्हें बस इतना पता करना है कि उस वक्त ग्रीष्मा का फोन कहाँ मौजूद था। मुझे उसके फोन की लोकेशन चाहिए। सर, अगर ग्रीष्मा मैम का मोबाइल चोरी हो गया है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ना। इस तरह फोन की लोकेशन पता लगाना सही नहीं रहता। तुम्हें जितना बोला है उतना करो। ध्रुव उस पर झल्ला पड़ा। मीनाक्षी ने बिना कोई और सवाल किए उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। जिस समय तारा और ग्रीष्मा की फोन पर बात हुई थी, ध्रुव ने वो टाइम भी मीनाक्षी को भेज दिया। सारी डिटेल्स भेजने के बाद उसने मन ही मन कहा, तुम हमारी नजरों से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगी ग्रीष्मा। तारा का फोन देखते हुए ध्रुव की नजर तनीषा के नंबर पर पड़ी। जरूर ये तारा की फ्रेंड या आश्रम मेट होगी। इसका नंबर देखकर लग रहा है कि ये तारा के काफी करीब है। तनीषा के नंबर के आगे हार्ट इमोजी लगा देखकर उसने अंदाजा लगाया। उसने बिना ज्यादा सोचे तनीषा को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ तनीषा ने तारा का कॉल आते देखा तो झट से फोन उठा लिया। तारा की बच्ची, कहाँ रह गई तू? शादी तो परसों की हो गई थी, अब तक तो तुम्हें अहमदाबाद आ जाना चाहिए था। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर तू मेरे लिए दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी दुपट्टे लेकर नहीं आई ना तो तुम्हें आश्रम में एंट्री नहीं मिलने वाली। ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, तारा की फ्रेंड भी बिल्कुल उसी की तरह सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती। उसकी आवाज सुनते ही तनीषा ठिठक गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? आप कौन बोल रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रही है तनीषा? ध्रुव ने पूछा। आप मेरा नाम जानते हैं? कौन हो आप? और तारा का मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं? देखो, मेरी फ्रेंड का मोबाइल लौटा दो वरना मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर पकड़ लिया। सुनिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं आपकी फ्रेंड तारा का हस्बैंड ध्रुव सिंह घानिया बोल रहा हूँ। कहीं तुम वही ध्रुव सिंह घानिया तो नहीं हो जिसने मेरी तारा को उसकी नौकरी से निकलवा दिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तारा पूरी उम्र सिंगल रहना पसंद करेगी, लेकिन तुम जैसे अकड़ू इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस अकड़ू इंसान की शादी आपकी फ्रेंड तारा से हो चुकी है। लगता है उसने आपको कुछ बताया नहीं। ध्रुव की बात सुनकर तनीषा कुछ पल चुप रही और फिर उसने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ध्रुव ने हामी भरी और उसे सारी कहानी बता दी। उनकी एक्सीडेंट और शादी के बारे में सुनकर तनीषा परेशान हो गई। तुम जैसे अमीर लोग बस फायदा उठाना ही जानते हो। एक बार मिलने दो उस झूठी लड़की को, फिर बताती हूँ उसे कि मेरी फ्रेंड के साथ चीटिंग करने का क्या सबक मिलता है। जो भी हो, इन सब बातों को छोड़िए। मैंने आपको हमारी शादी के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। आप इसके बारे में सबको बता दीजिएगा। और हाँ, तारा की फिक्र मत कीजिएगा, वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो यहाँ आकर देख सकती हैं। ध्रुव ने नरमी से कहा। तभी तनीषा ने कहा, देखिए सर, आप आवाज से काफी शरीफ इंसान लग रहे हैं। What do you mean by आवाज से? मैं एक शरीफ इंसान हूँ। ध्रुव ने तुरंत कहा, हाँ तो मिस्टर शरीफ इंसान, जब आपको पता है कि आपकी होने वाली वाइफ ने आपको चीट किया तो उसकी सजा मेरी तारा को मत देना। अगर आपने उसके साथ शादी निभाने का फैसला किया है तो प्लीज उसे कभी छोड़िएगा मत। आप जैसे अमीर लोग अक्सर मन भर जाने पर लड़कियों को छोड़ देते हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे लिए स्टैंड ले सके। अगर आपको ये शादी नहीं निभानी तो अभी पीछे हट जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप बाद में तारा को हर्ट करें। तनीषा ने एक सांस में अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी और तारा की शादी तब तक ही है जब तक ग्रीष्मा मिल नहीं जाती। तनीषा की बातों का उस पर गहरा असर हुआ। हेलो मिस्टर ध्रुव, आपने जवाब नहीं दिया? तनीषा ने कहा तो ध्रुव ने पलकें झपकाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। डोंट वरी, मैं आपकी फ्रेंड को कभी हर्ट नहीं करूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक से उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे उसे तारा की फिक्र हो रही हो। उसकी बात सुनकर तनीषा खुश हो गई। आप चाहे तो यहाँ आकर तारा से मिल सकती हैं। वैसे मैं कुछ दिनों में तारा को एक बार अहमदाबाद लेकर आऊंगा ताकि वो सबसे अच्छे से मिल सके। दोनों ने कुछ देर और बातें की, फिर कॉल कट हो गया। तारा के फोन की गैलरी देखते हुए ध्रुव की नजर कुछ फोटोग्राफ्स पर पड़ी जिनमें तारा और तनीषा के साथ एक लड़का भी था। वो उन्हीं की उम्र का लग रहा था और दिखने में भी अच्छा था। इस लड़के की फोटो काफी जगह मौजूद है। कहीं ये तारा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? पिछली बार जो गलती की वो इस बार नहीं करना चाहता। एक बार ग्रीष्मा मिल जाए उसके बाद तारा से सच जानकर उसकी शादी इस लड़के से करवा दूंगा ताकि तनीषा और आश्रम के बाकी लोग उसके लिए परेशान ना हो। ये सोचकर उसने तारा का मोबाइल साइड में रख दिया और अपने काम में लग गया। बाहर तारा नहाकर तैयार हो रही थी। रत्ना जी ने साक्षी के हाथों उसके लिए कपड़े और गहने भिजवाए थे। तारा ने उनकी दी हुई साड़ी तो पहन ली, लेकिन उसकी नजर गहनों पर पड़ी। वो काफी महंगे और भारी थे। उसने उन्हें पहनने के बजाय वापस डिब्बों में रख दिया। ये आंटी जी बार बार इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्यों भिजवा देती है? मुझे तो अपने जन्म की निशानी के नाम पर गले में मौजूद चेन और पेंडेंट तक नहीं संभलता। वो भी मेरे बजाय तनीषा पहन कर रखती है। इतने महंगे गहने कहीं खो गए तो फिर से ये लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे।
तारा गहनों के डिब्बे लेकर नीचे चली गई। वो घर के हर एक कोने से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए सीधे रत्ना जी के कमरे की ओर बढ़ गई। उसे देखकर रत्ना जी ने अपना सामान समेटा और पूछा, क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तुम्हें ये ज्वेलरी पसंद नहीं आई क्या? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर रत्ना जी मुस्कुरा दी। सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी जी बुलाना बंद करो। मैं जानती हूँ कि हम लोग तुम्हारे प्रति थोड़े कठोर हो गए थे। जिन परिस्थितियों में तुम्हारी और ध्रुव की शादी हुई, उन्हें अचानक स्वीकार कर पाना हमारे लिए आसान नहीं था। यकीन मानिए आंटी जी, मुझे आज से पहले इतना प्यार कभी नहीं मिला। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो आज के बाद तुम मुझे आंटी जी नहीं, माँ बुलाओगी, जैसे मेरा ध्रुव मुझे बुलाता है। तारा की आंखें नम हो गई और उसने कहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुझे खुले दिल से अपना रही है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। माँ, ये हुई ना बात। रत्ना जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बताओ, ये गहने वापस देने क्यों आई हो? क्योंकि ये बहुत कीमती है और मैं इन्हें नहीं रख सकती। इन पर तुम्हारा हक है बेटा। और उस पर पहली बार तारा को लगा कि शायद किस्मत ने उससे सब कुछ नहीं छीना था। उसे एक माँ मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट लौट आई जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। कुछ देर रत्ना जी से बातें करके तारा कमरे में आ चुकी थी। उसने उन सबको वहां रखी टेबल पर रखा और ध्रुव को बुलाने के लिए ऑफिस रूम में गई। ध्रुव, आप तैयार हो गए हो ना? बोलते हुए तारा ने कमरे का दरवाजा खोला। उसे देखा ध्रुव के हाथ में उसका मोबाइल था। वो जल्दी से उसके पास गई और अपना फोन छीन लिया। आपको किसी ने बताया नहीं कि बिना किसी की परमिशन के उसका फोन नहीं लेना चाहिए? और तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अपने फोन पर सिक्योरिटी पासवर्ड लगा लेना चाहिए? उसे कोई भी देख सकता है। ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत गलत बात। क्या मैं जान सकती हूँ आपने ये क्यों किया? तुम्हारे आश्रम में कॉल करने के लिए। जैसे ही ध्रुव ने बताया, तारा की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने फोन में कॉल हिस्ट्री चेक की तो देखा तनीषा और ध्रुव की लंबी बात हुई थी। उसने ध्रुव की तरफ घूर कर देखा और कहा, आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। तारा, आज नहीं तो कल उन्हें सच का पता चल ही जाता। उन्हें वापस आश्रम ना जाने की क्या वजह बताती तुम? कुछ भी बता देती, बोल देती कि मुझे जयपुर में अच्छा काम मिल गया है। आपने ये ठीक नहीं किया ध्रुव। आपको अच्छे से पता है कि हमारी शादी कुछ दिनों की है। मैं जब वापस जाऊंगी और उन्हें शादी टूटने का पता चलेगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तारा ने उदास होकर कहा। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और वो क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। एक पल के लिए तारा को लगा जैसे ध्रुव इस शादी को निभाना चाहता है। मुझे तुम्हारे फोन की गैलरी नहीं चेक करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसमें कुछ फोटोग्राफ्स देखे। ज्यादातर फोटोज में एक लड़का मौजूद था। शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। डोंट वरी, ग्रीष्मा के मिलते ही मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा और फिर तुम उससे शादी कर सकती हो। की बात सुनकर तारा की उम्मीदें एक झटके में टूट गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो भी हमारी तरह आश्रम में रहता है। तुम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी दिख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। मयंक और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। बल्कि मेरी फ्रेंड तनीषा मयंक को पसंद भी करती है। तारा ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। ध्रुव ने जवाब दिया। तारा ने आगे कुछ नहीं कहा और ऑफिस रूम से बाहर आ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर तैयार होने लगी। रत्ना जी के प्यार और ध्रुव की बेरुखी देखकर उसकी आंखें नम थी। ये सब बस 4 दिन की चांदनी है तारा। इनसे जितना दिल लगाओगी उतना ही हर्ट होगा। तारा को तनीषा की याद आने लगी और वो उसके बारे में सोचकर इमोशनल हो गई। ध्रुव कमरे से बाहर आया। उसे देखा तारा के चेहरे पर अभी भी उदासी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो झट से उसके पास जाकर बोला, ठीक है बाबा, हो गई गलती। अब इसके लिए आंखों से गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत है? माँ या दादी ने देख लिया तो कहेंगे कि उनकी बहू को पहले दिन ही रुला दिया। तारा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। देखो, तुम चुप रहती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। 2 दिन में ही मुझे तुम्हारी बकबक सुनने की आदत हो गई है। ध्रुव उसका मूड सही करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े गहनों पर पड़ी। ध्रुव ने उनमें से एक बॉक्स खोला और कहा, तुम्हें पता है, ये ज्वेलरी पापा ने स्पेशली अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाई थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इन गहनों के जरिए उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस झूठी शादी का क्या फायदा है ध्रुव? उनके प्यार और आशीर्वाद और इन गहनों पर मेरा नहीं, आपकी वाइफ का हक है। मैंने नहीं पहन सकती। तारा ने उन गहनों को पहनने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें उठाकर अलमारी में रखने लगी। तभी ध्रुव उसके सामने आ गया। प्लीज ये मत करो। अगर तुम इन्हें नहीं पहनोगी तो माँ को हर्ट होगा। और जब कल को उन्हें हमारी शादी की सच्चाई का पता चलेगा तब उन्हें हर्ट नहीं होगा? तारा के सवाल का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि उसका परिवार और आश्रम वाले इस शादी को सच मानने लगे थे। बताओ ध्रुव, क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ग्रीष्मा के आते ही मैं वापस चली जाऊंगी? तारा ने फिर पूछा। ध्रुव की आंखों में कुछ बदल गया। तारा के दोबारा पूछने पर भी ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे तारा की बात को टालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये मत पहनो, दूसरी ज्वेलरी पहन लो प्लीज। उसके लिए मना मत करना। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी और ज्वेलरी की बाकी बॉक्स खोल दी। उनमें ध्रुव के डिजाइन किए हुए पारंपरिक राजस्थानी गहने थे।
तारा उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई। वो माथे पर पहनने वाला गहना गले में डाल रही थी तो उसे देखकर ध्रुव हंसने लगा। इसमें हंसने की क्या बात है? तारा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ठीक है, चलो इन्हें पहनने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ध्रुव ने तारा को ध्रुव टेबल के सामने बैठने का इशारा किया और गहनों के बॉक्स लेकर वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसने तारा के माथे पर माथा पट्टी लगाई और फिर गले में हार पहनाया। ध्रुव तारा को गहने पहनाते वक्त खास ख्याल रख रहा था कि गलती से भी उसका हाथ तारा को ना छू दे। सारे गहने पहनाने के बाद तारा ने एक नजर खुद को आईने में देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव की भी नजरें उससे नहीं हट रही थी। तारा ने उसे खुद की तरफ देखते हुए पाया तो ध्रुव ने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये गहने वाकई बहुत खूबसूरत हैं। ये भी आपके पापा ने? नहीं, ये सब मेरे डिजाइन किए हुए हैं और हमारी एक्सक्लूसिव डिजाइन है। ध्रुव ने उसकी बात बीच में काट कर कहा। अच्छा, तो आप अकड़ू होने के साथ साथ टैलेंटेड भी हैं? तारा ने उसे परेशान करने के लिए कहा। ध्रुव ने उसे देखकर मुंह बनाया। तभी साक्षी तारा को लेने ऊपर आई। उसने तारा को देखा तो उसकी तारीफ करते हुए कहा, लगता है आज तो दिन में ही चांद निकल आया है। उसकी बात सुनकर तारा मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, अब ज्यादा तारीफ मत करो वरना मैडम हवा में उड़ने लग जाएंगी। ध्रुव ने कहा। बाकी सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने वो नेकलेस नहीं पहना जो पापा ने बनाया था। माँ ने मुझे कहा है कि आपको खास तौर पर उसे पहनने के लिए बोल दूं। साक्षी की बात सुनकर तारा ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने पलके झुकाकर उसे सब कुछ संभालने का आश्वासन दिया और कहा, अरे उसका लॉक थोड़ा डैमेज था, मैं ठीक करवाकर तारा को वापस कर दूंगा। वो उसे किसी और फंक्शन में पहन लेगी। ठीक है, मैं माँ को बोल दूंगी। चलिए अब आप दोनों नीचे आ जाइए, साक्षी ने जवाब दिया। शादी की अगली रस्म के लिए ध्रुव और तारा नीचे मौजूद थे। घर के लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। जो सब तारा की तरफ बैठे थे उन सबको तारा की तरफ बैठा देखकर ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा, एक ही दिन में पार्टी बदल ली। गायत्री देवी ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब तक हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। तारा अब इस घर का हिस्सा बन गई है। उसकी तरफ से कोई नहीं है तो हमने सोचा कि तुम्हें अकेला छोड़कर इसकी तरफ ही आ जाएं। ध्रुव का सारा परिवार उसके बजाय तारा के साथ बैठकर उसे सपोर्ट कर रहा था ताकि उसे अपने अपनों की कमी महसूस ना हो। साक्षी ने पानी में अंगूठी डालते हुए कहा, भैया बेस्ट ऑफ 3 होगा। जो पहले इस अंगूठी को ढूंढेगा पूरी लाइफ उसी का राज चलेगा। कम ऑन तारा भाभी, दिखा दीजिए अपनी गर्ल पावर। साक्षी के कहते ही ध्रुव और तारा थाली में अंगूठी ढूंढने लगे। ध्रुव इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कि वो तारा के हाथ को खुद के हाथ से दूर रखे ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद गलती से उसका हाथ तारा के हाथ से टच हो गया। तारा ने झिझककर जल्दी से अपना हाथ दूर कर लिया। तारा उसे गलत ना समझे इसलिए ध्रुव ने अपना हाथ एक कोने में कर लिया और इसी चक्कर में तारा जीत गई। अगले 2 राउंड में भी तारा ही जीती। यस, हमारी तारा भाभी जीत गई। भैया अब तो आप जोरू का गुलाम बनने की तैयारी कीजिए, साहित्य ने ताली बजाकर कहा। अरे ये तो इस घर में सालों से होता आ रहा है। तुम्हारे दादाजी के टाइम में भी मैं जीती थी और तुम्हारे मम्मी पापा की शादी के बाद तुम्हारी मम्मी। तारा बहू ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। गायत्री देवी हंसकर बोली, मैं तो बस यही कहती हूँ, दोनों तालमेल बनाकर चलना। कोशिश करना कि चाहकर भी तुम दोनों के बीच कोई ना आ पाए। रत्ना जी ने कहा। उन्हें अभी भी ध्रुव और तारा के रिश्ते को लेकर फिक्र सता रही थी। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मेरी वजह से आपकी बहू की आंखों में एक आंसू भी नहीं आएगा। ध्रुव ने तारा की तरफ देखकर कहा। इस अनचाही शादी को भी ध्रुव निभाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रत्ना जी और गायत्री देवी को तसल्ली हुई। ध्रुव की बात सुनकर तारा ने उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाकर कहा, थोड़ी देर पहले खुद ही रुला रहा था और अब कह रहे हैं एक आंसू नहीं आने देगा। वो रस्म होने के बाद रत्ना जी ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैंने मुंह दिखाई की रस्म रिसेप्शन पर रखने का सोचा था। ग्रीष्मा की तस्वीर सबने देख रखी थी। किसी को भी अभी तक सच का पता नहीं है। कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो अब बता देंगे, गायत्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, मानो वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। तारा ने ध्रुव की तरफ देखा और इशारे से इस रिसेप्शन को रुकवाने को कहा। दादी माँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो हम रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म बाद में रखें, थोड़ा रुक कर। ध्रुव ने तारा के इशारे को समझते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रत्ना जी फिर परेशान हो गई। क्या हुआ ध्रुव, क्या तू नहीं चाहता कि तारा और तेरी शादी की सच्चाई सबके सामने आए? बेटा जो भी हुआ वो नियति का खेल था, उसे भूलकर तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। माँ प्लीज आप घबराइए मत, मैं रुकने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तारा थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। आप अच्छे से जानती हैं, रिश्तेदार आएंगे तो इसके घर परिवार के बारे में पूछेंगे, अलग अलग तरीके की बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग तारा को कुछ भी भला बुरा कहें। ध्रुव ने उन्हें समझाते हुए कहा। लेकिन रिश्तेदार, रत्ना जी ने बोलना चाहा, लेकिन गायत्री देवी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं भी ध्रुव की बात से सहमत हूँ रत्ना बहू। रिश्तेदारों का क्या है, 4 दिन बातें बनाएंगे
और फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने तारा को भला बुरा कहा तो उसका दिल दुखेगा। वो अब सिंघानिया परिवार की बहू है, इस घर का हिस्सा। हमें उसकी हर खुशी का ख्याल रखना है, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। गायत्री देवी की बात सुनकर साक्षी बोली, दादी, आपकी थिंकिंग सच में काफी अपडेटेड है। आई एम प्राउड ऑफ यू। गायत्री देवी के समझाने पर रत्ना जी ने भी खुशी खुशी उनकी बात पर हामी भर दी। उन्होंने तारा को आराम करने के लिए वापस ऊपर भेज दिया, जबकि ध्रुव अपने कामों में लग गया। शाम के 8 बज चुके थे। ध्रुव किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसके पास एक फोन आया। ये मीनाक्षी का कॉल था। कॉल उठाते ही ध्रुव ने कहा, कुछ पता चला लोकेशन का? बोलते वक्त ध्रुव ने इधर उधर देखा। हाँ सर, ग्रीष्मा मैम के फोन की आखिरी लोकेशन कल रात 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट की बता रहा है। पता करो कि कल रात 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से कौन कौन सी फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया था। इन सब के बारे में किसी को गलती से भी खबर नहीं होनी चाहिए। अपनी बात खत्म करके ध्रुव ने कॉल कट कर दिया और इधर उधर देखते हुए वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही साक्षी दरवाजे के पीछे से बाहर निकली, जो छुप कर उसकी सारी बातें सुन रही थी। ध्रुव की बातें सुनकर वो काफी परेशान हो गई थी। ये क्या कह रहे थे ध्रुव भैया? साक्षी सोचने लगी। साक्षी कंफ्यूज थी कि वो किसके बारे में बात कर रहा होगा। वो सोचने लगी, भाई तारा भाभी से छुपकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं वो ग्रीष्मा के बारे में पता लगाकर उसे वापस यहाँ तो नहीं ले आएंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझे इस बारे में माँ और दादी को भी बताना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सोचते हुए साक्षी रत्ना जी के कमरे की तरफ बढ़ी। अचानक उसके कदम रुक गए और उसने सोचा, माँ को तो एक छींक आने से भी इतनी टेंशन हो जाती है कि पूरा घर सिर पर उठा लेती है। उन्हें इस बारे में पता चला तो खामखा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, दादी से बात करती हूँ, वैसे भी वो काफी कूल हैं। साक्षी ने रत्ना जी के कमरे में जाने के बजाय अपने कदम गायत्री देवी के कमरे की तरफ बढ़ाए। उसने देखा गायत्री देवी सोई हुई थी। मतलब यहाँ किसी को मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। बोलते हुए साक्षी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। तारा भाभी, अब तो मैं उन्हें ही सब कुछ बताऊंगी। वो ध्रुव भैया की अच्छे से खबर लेंगी, तब उन्हें पता चलेगा। वहाँ से साक्षी सीधे तारा के कमरे में गई। तारा कमरे में अपने गहने अरेंज करके उन्हें अलमारी में रख रही थी। तभी साक्षी वहाँ पहुंची। हाँ ना साक्षी, वैसे भी मैं अकेले काफी बोर हो रही थी। साक्षी को देखकर तारा बहुत खुश हुई। तभी उसने देखा कि साक्षी परेशान लग रही थी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? तुम्हारे भैया ने डांटा? साक्षी ने नाम में सिर हिलाया। वो अभी भी इस उलझन में थी कि तारा को ध्रुव की बातों के बारे में बताए या नहीं। जरूर उन्हीं ने डांटा होगा, आने दो उन्हें, मैं बताऊंगी उन्हें। तो वो अपनी बहन को कैसे डांट सकते? जब देखो गुस्सा उनकी नाक पर ही रहता है। इस बार उन्हें अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप जैसे रहते थे वैसे बिल्कुल नहीं चलने वाला। अब मैं आ गई हूँ तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बच्चों को डांटे। तारा की बात सुनकर साक्षी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें नम हो गई और उसने तारा को कसकर गले लगा लिया। उसका बर्ताव देखकर तारा समझ गई कि बात गंभीर है। उसे साक्षी को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ साक्षी, सब ठीक तो है? साक्षी तारा से अलग हुई और उसे बताने लगी, भाभी, ध्रुव भैया आपको चीट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तारा उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगी। क्या तुम्हारे भाई को ग्रीष्मा के अलावा भी किसी के साथ अफेयर था? उसने पूछा तो साक्षी ने बताया, नहीं, इन सब के लिए तो उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन भाभी, वो भैया ग्रीष्मा से अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे डर है कि कहीं वो उसे ढूंढकर वापस इस घर में ना ले आए। हम नहीं चाहते आप यहाँ से वापस जाएं। आपने देखा ना, आपको यहाँ रखने के लिए हमने घर वालों के सामने झूठ भी बोल दिया। मैं और चिंटू पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम सब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। साक्षी की बात सुनकर तारा ने सोचा, ध्रुव ग्रीष्मा को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया। ये काम तो मेरा था, फिर वो क्यों कर रहे हैं? तारा भी असमंजस की स्थिति में थी। उसे चुप देखकर साक्षी ने कहा, भाभी आप परेशान मत होइए, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हम एक बेस्ट टीम है, आप जानती है ना। मैंने अभी भैया को किसी से बातें करते सुना था कि उसकी लास्ट लोकेशन जयपुर की थी। बात करने के बाद वो कहीं चले गए। उनकी बातों से यही लगा कि वो ग्रीष्मा के बारे में पता लगाने गए हैं। साक्षी ने ध्रुव की जो भी बातें सुनी थी वो वैसी की वैसी तारा के सामने रख दी। वो दोनों बातें कर रहे थे। उसी समय ध्रुव उस कमरे में आ रहा था। उसे साक्षी को तारा से बातें करते सुना तो वो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगा। साक्षी की बात सुनकर वो कमरे में आया और कहा, अभी भी छुपकर बातें सुनने की आदत गई नहीं तुम्हारी डब्बू? कभी सोचा है तुम्हारी इन आधी अधूरी बातों का क्या रिजल्ट निकल सकता है? ध्रुव को अचानक वहां देखकर साक्षी और तारा हैरान थे। वो दोनों उठकर खड़ी हो गई। लेकिन भाई वो, साक्षी बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी ध्रुव ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या कहीं भी तुमने मेरे मुंह से ये सुना था कि ग्रीष्मा की लास्ट लोकेशन जयपुर थी, या मैं उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ? साक्षी ने एक बार फिर सोचने की कोशिश की और फिर नाम में सिर हिला दिया। आपने किसी का नाम नहीं लिया था, उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। एग्जैक्टली, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं ग्रीष्मा को ढूंढने उसके पीछे गया हूँ?
प्लीज साक्षी, आगे से कुछ भी ऐसी बात तारा से मत कहना जिससे हमारे रिलेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। तुम जानती हो कि ये शादी किस तरह से हुई है, वैसे ही हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इन सब बातों से तो हम कभी साथ ही नहीं आ पाएंगे। ध्रुव ने साक्षी की कमजोरी को पकड़ते हुए बात को घुमा दिया। नहीं भाई, मैं कभी नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आए। मैं जानता हूँ तुम अपनी तारा भाभी से कितना प्यार करती हो, बस इसीलिए समझा रहा हूँ। आगे से कोई भी बात हो तो सीधे आकर मुझसे पूछ लेना। ध्रुव ने नरमी से कहा और साक्षी को वहां से भेज दिया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने कमरा बंद किया और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी तारा उसे रोकने के लिए दौड़कर उसके सामने आ गई। तुम मुझे रोकने के लिए डायरेक्ट भी बोल सकती थी, इस तरह भागकर सामने आने की क्या जरूरत थी? आप साक्षी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। उस बात के लिए मैं आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि उन्हें इस बारे में पता चले कि आप ग्रीष्मा को ढूंढना चाहते हैं। तारा ने गुस्से में कहा। तो किस बात का जस्टिफिकेशन मांगने के लिए यहाँ मेरे सामने खड़ी हो? अगर आप खुद ही ग्रीष्मा को ढूंढ रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ रोकने की क्या जरूरत थी? ये काम आप मुझसे बेहतर कर सकते थे। आपके तो नेटवर्क भी इतने स्ट्रांग है, फिर मैं क्यों? तारा को ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैं कल भी फ्री हूँ, तो सोचा तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, जल्द से जल्द हम उसे ढूंढ सके। बस इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए ये सब किया। ध्रुव ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। इस एहसान की वजह जान सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है तारा, मैंने नोटिस किया है कि मेरी फैमिली तुमसे अटैच हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना काम जल्द से जल्द खत्म करो और यहाँ से। बोलते हुए ध्रुव रुक गए। तारा को उसकी बात का बहुत बुरा लगा। अगर ऐसा ही है तो आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप चाहें तो मैं आपका काम दूर रहकर भी कर सकती हूँ। इतना यकीन तो आप मुझ पर कर ही सकते हैं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। तारा की आंखें नम होने लगी। वो जाने ही लगी कि ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। तारा ने पीछे मुड़कर ध्रुव को देखा तो उसकी आंखों में कुछ डर था, लेकिन एक सेकंड के अंदर ही उसके भाव बदल गए और उसने सख्ती से कहा, अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम अपने काम को लेकर लापरवाह हो जाओ। बेहतर होगा तुम अपना काम जल्दी से करो और यहाँ से चली जाओ, ताकि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। ध्रुव कहते ही बाथरूम में चला गया। उसकी कड़वी बातें सुनकर तारा बिस्तर पर आकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में ध्रुव काफी परेशान था। उसे तारा से इस तरह बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख सोचने लगा। I'm sorry तारा, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतने कम समय में अपना लिया है, बस इसी बात का डर मुझे है। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। घर वालों के साथ साथ मैं भी तुमसे अटैच हो जाऊँ। इससे बेहतर होगा कि तुम्हारे काम में मदद करके जल्द से जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूं। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे जल्दी से अपना मुंह धोया और खुद को सामान्य किया। ध्रुव बाहर आया तो तारा गुमसुम सी बैठी थी। उसके उदास होने का कारण भी वो जानता था। तारा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा। तारा उदासी में जल्दी जल्दी बोलने लगी। नहीं, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि मेरा काम याद दिलाया है। सही कहा आपने। अगर मैं बाद में गई तो आपके घर वालों को हर्ट होगा। इन सबके प्यार के आगे शायद मैं भी पिघल जाऊं। देखिए ना, आपका काम भूलकर एक ही दिन में मैं इन सब में इतना खो गई थी कि मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। 2 दिन चले गए, पूरे 48 घंटे। इतने टाइम में शायद ग्रीष्मा हमसे दूर जा चुकी होगी। हम उसे ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। काम डाउन तारा, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, ये काम जल्दी निपट जाएगा। ध्रुव की बात सुन तारा ने शांति की सांस ली और फिर बोली, अच्छा, आपने वो लास्ट लोकेशन ग्रीष्मा की ही पता लगाई थी ना? वो जयपुर कब पहुंची? मुझे मीनाक्षी से पता चला कि कल रात ग्रीष्मा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन जयपुर एयरपोर्ट थी। ये तो साफ है कि वो यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन कहाँ गई है इस बात का पता लगाना होगा। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, मैं अपना देख लूंगी। तारा ने बुझी आवाज में जवाब दिया। तुम्हारे देख लूंगी कहने से कुछ नहीं होगा तारा। पहले तो मुझे तुम्हें घर से निकालने के लिए सोचना होगा। शादी के तुरंत बाद माँ और दादी कभी नहीं चाहेंगी कि तुम बाहर घूमो। ध्रुव कुछ सोचते हुए फिर बोला, मैं माँ को कह दूंगा कि मुझे अपने काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है। तारा से बेहतर उस काम को कोई नहीं संभाल पाएगा। तुम मेरे साथ ऑफिस के लिए निकलोगी जरूर, लेकिन काम नहीं करोगी। इस बीच तुम्हें बाहर रहकर ग्रीष्मा के बारे में पता लगाने का मौका मिल जाएगा। बीच में तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो मैं तो हूं ही। तारा ने बिना कुछ बोले उसकी बात पर हामी भरी। ध्रुव ने उसके भाव देख फिर कहा, मैं जानता हूँ कि एट टाइम्स मैं बहुत रूड हो जाता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि सोच समझकर बात करो। प्लीज ऐसे चुप मत रहो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। तारा ने जवाब दिया। और उस गुस्से की वजह? तारा की आंखें नम थी, फिर भी वो हल्का हंसते हुए बोले, मैं भी दुनिया के 70% लोगों में से हूँ जिन्हें अपनी किस्मत से प्रॉब्लम होती है। मुझे कभी अपनों का प्यार नहीं मिला, तो आपके परिवार को अपना समझ लिया और इस सब चक्कर में भूल गई कि ये सब कुछ बस कुछ पलों का है। जैसे ही तारा ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ध्रुव ने अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। तारा ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, ऐसे ही हमारे बीच कम खींचतान रहती है क्या? जो मैं आपके हाथों से रुमाल ले लूं? तुम भी बिल्कुल पागल हो। चलो अब रोना बंद करो। ध्रुव ने कहा।
वो दोनों बात कर रहे थे तभी बाहर से किसी गाड़ी की जोरदार आवाज आई। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तारा उठकर खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोल दी। ध्रुव भी उसके साथ था। उन्होंने देखा ग्रीष्मा के पापा की गाड़ी काफी रफ तरीके से अंदर की तरफ आ रही थी। वहां मौजूद गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन गाड़ी तेजी से चलते हुए बाहर की तरफ बने आर्टिफिशियल फव्वारे से जा टकराई। इतनी रात को उन्हें वहां देखकर दोनों हैरान रह गए। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ग्रीष्मा वापस तो नहीं? बोलते हुए तारा रुक गई। ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा, मैं देख कर आता हूँ। ध्रुव ने जवाब दिया। रुकिए ध्रुव, मैं भी आपके साथ नीचे चलती हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। आई होप सब ठीक हो। लेकिन ध्रुव ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं तारा, तुम यही रहो। तुम्हें यहाँ मेरे साथ देखकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं आकर सब बता दूंगा। तारा को उसकी बात सही लगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव नीचे आया तो ग्रीष्मा के मम्मी पापा रत्नाजी और गायत्री देवी के साथ हॉल में मौजूद थे। ध्रुव को देखकर भावेश जी मायूस होकर बोले, एक ही दिन में सब कुछ कितना बदल गया। जहाँ इस वक्त दोनों परिवार मिलकर खुशियां मना रहे होते, वहीं अब दोनों घरों में उदासी छाई हुई है। आज के दिन ध्रुव और ग्रीष्मा की शादी का रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। अब देखिए ध्रुव कितना उदास है और मेरी ग्रीष्मा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सरिता जी रुआसी होकर बोली। ध्रुव भी वहीं बैठ गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले गायत्री देवी बोल पड़ी। आपको किसने कहा कि हमारे घर में मायूसी छाई हुई है? हम अपने पोते की शादी से बहुत खुश हैं। अगर आप लोग खुश हैं तो वो खुशियाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? ग्रीष्मा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? ध्रुव और तारा की तो शादी हुई है, फिर आपने रिसेप्शन क्यों नहीं रखा? माँ जी, सच तो ये है कि ये खुशियाँ दिखावे की है, जहाँ मजबूरी में आपको उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करना पड़ा। सरिता जी ने ताना मारा। सरिता जी का ताना सुनते ही सारा परिवार चुप हो गया। दादी और रत्ना जी एक दूसरे को देखने लगे। सरिता जी फिर कुछ बोलने लगी थी कि ध्रुव ने आगे आकर जवाब दिया। हमारी खुशियां दिखावे की नहीं है आंटी। जरूरी नहीं कि इंसान खुश हो तो अपनी खुशियों का प्रदर्शन करे। रही बात रिसेप्शन की, तो वो भी होगा। आपको इनविटेशन मिल जाएगा। सरिता और भावेश दोनों चुप कर गए। सच कहूं बहन जी, तो मुझे ध्रुव और तारा की शादी का कोई मलाल नहीं है। चूड़ियां ऊपर से बनकर आती है। मेरे ध्रुव का नसीब तारा से जुड़ा था, आपकी बेटी ग्रीष्मा से भी। तभी वो उसे छोड़कर भाग गई। रत्ना जी ने कहा। उनकी बात सुनकर भावेश जी गुस्सा हो गए। अब ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आप ग्रीष्मा के जाने से नाराज हैं। इतने दिनों तक आपको मेरी बेटी परफेक्ट बहू लगती थी। आज उससे एक गलती क्या हो गई, आपने उसे ही गलत ठहरा दिया। माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ध्रुव ने शांति से कहा। अगर उनका इरादा ऐसा नहीं था तो आप लोग कैसे कह सकते कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गई? मेरी बेटी के साथ कुछ गलत भी तो हो सकता है। सरिता जी भावुक होकर बोली। रत्ना जी ने जवाब दिया। आप अभी भी उसे सही ठहरा रही है। उसने अपनी जगह तारा को मंडप में बिठा दिया और जो बहाना बनाया उसका क्या। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अचानक भावेश जी बोले, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। हमें भी इस बारे में बाद में पता चला जब हम अहमदाबाद पहुंचे। वहाँ हमारे घर के लैंडलाइन पर पुलिस का कॉल आया था। ग्रीष्मा का न्यूयॉर्क में एक राखी भाई था। वही लड़का उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी शादी में आ रहा था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसके मोबाइल से ग्रीष्मा और हमारे घर का नंबर मिला, तभी पुलिस ने हमें कॉल किया। बोलते वक्त उनकी आवाज भारी हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सरिता जी ने भी उनकी बात पर हामी भरी। सिंघानिया परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगा। उनकी कहानी सुनने के बाद गायत्री देवी बोली, जो भी हो, हमारी बहू भी झूठ नहीं बोल रही थी। अगर उसके राखी भाई की मौत हुई थी तो उसने ध्रुव या आप लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? सरिता जी कुछ कह पाती उससे पहले ध्रुव बोल पड़ा। लेकिन मुझे अभी भी ग्रीष्मा पर यकीन नहीं हो रहा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? भावेश जी तड़क कर बोले। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर आप खुद तय कर लीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ध्रुव जल्दी से ऊपर गया और लौटते समय उसके हाथ में सीसीटीवी फुटेज की कॉपी थी। उसने उसे एलईडी स्क्रीन पर चलाया। फुटेज देखने के बाद भावेश जी बोले, इससे कुछ साबित नहीं होता। क्यों नहीं होता अंकल? ग्रीष्मा को लेने बड़ी गाड़ी आई, उसके हाथ में बैग था और बैठने से पहले वो इधर उधर देख रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। ये सबूत है कि वो सोच समझ कर गई थी। हो सकता है उसके राखी भाई की सच में मौत हुई हो, लेकिन वहां से भागना पहले से तय था। ग्रीष्मा के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं दिख रहा। उसे सिर्फ हमारी नहीं, तारा की भावनाओं से भी खेला है। ध्रुव गुस्से में बोला, अब तो तुम उसकी तरफदारी करोगे ही। तुम्हारी उसे शादी जो हो गई है, अब वो दूसरी लड़की तुम्हारी अपनी हो गई और मेरी बेटी पराई। भावेश जी ने कहा। सोचा तो आपकी बेटी को ही अपना बनाने का था, लेकिन उसने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सरिता जी बोली, गलती तो बच्चों से ही होती है। ग्रीष्मा नादान थी जो बीच शादी में अपने भाई से मिलने चली गई। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरिता जी की आंखें दरवाजे की तरफ उठ रही थी, मानो अगले ही पल ग्रीष्मा वहां आ जाएगी। गायत्री देवी का चेहरा सख्त था।
जबकि रत्ना जी की आंखों में तारा के लिए चिंता दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। सरिता सही कह रही है भाभी जी, मुझे डर है कि मेरी बेटी किसी खतरे में ना हो। ग्रीष्मा अभी तक लापता है, हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे। भावेश जी ने आने का कारण बताया। गायत्री देवी ने सख्त लहजे में कहा, अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि वो मिल जाए, लेकिन उसकी वजह से हमारे घर की बहू पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आपने तारा के खिलाफ कोई कदम उठाने का सोचा तो हम भूल जाएंगे कि कभी हमारे बीच कोई रिश्ता था। हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ। भावेश जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले रत्ना जी ने कहा, कृष्णा के लापता होने की हमें पूरी हमदर्दी है। तारा बेकसूर है और कोई उस पर झूठा इल्जाम लगाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। रात काफी हो गई है, इतनी देर से होटल जाना ठीक नहीं होगा। आप चाहें तो आज रात रखते हैं। अपनी बात खत्म करके रत्ना जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और गायत्री देवी के साथ वहां से चली गई। उनकी बेरुखी भावेश जी और सरिता जी को चुभ रही थी। ये तुमने क्या नादानी कर दी ग्रीष्मा? सरिता जी सिर पकड़कर बोली। उसे इस तरह शादी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल कहता है सरिता, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। जरूर रास्ते में उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा और उसी का फायदा उठाकर तारा ने ध्रुव से शादी कर ली। वो चाहती तो मंडप से खड़ी होकर सब कुछ बता सकती थी। इतने दिन यहाँ रहकर यहाँ की शान और शौकत देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने हमारी बेटी की जगह ले ली। भावेश जी दुखी होकर बोले, प्लीज आप इन्हें समझाइए ना, अभी भी देर नहीं हुई। ग्रीष्मा मिल जाएगी तो ध्रुव और उसकी शादी करवा देंगे। सरिता ने भावुक होते हुए कहा, मैं कल इनसे बात करके सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज अगर अरविंद जिंदा होता तो इन सब की नौबत ही नहीं आती। चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी बहुत अपमान हो गया। भावेश जी सरिता को लेकर वहां से चले गए। ऊपर से ध्रुव उन्हें जाते हुए देख रहा था। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है अंकल, लेकिन नहीं होता, यकीन नहीं होता कि आपको अभी भी ग्रीष्मा पर विश्वास है। ध्रुव ने खुद से कहा। वो अपने कमरे में आया और तारा को सारी बात बताई। ग्रीष्मा के मुंह बोले भाई के बारे में सुनकर तारा को बहुत दुख हुआ और साथ ही इस बात की हैरानी भी कि वो सच कह रही थी। तो क्या सच में उसका कोई भाई था? कहीं उसके मम्मी पापा सही तो नहीं कह रहे? वो ठीक तो होगी ना? तारा परेशान होकर बोली। आई डोंट नो, उसके भाई वाली बात कैसे सच है? मान लिया उससे गलती हुई, उसका कोई भाई भी होगा जिसके मरने का उसे इतना दुख हुआ कि वो शादी छोड़कर चली गई। लेकिन अब वो कहाँ गायब है? अगर उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसे वापस उम्मीद भवन पैलेस आना चाहिए था। ध्रुव की बातों से साफ जाहिर था कि वो ग्रीष्मा से बहुत ज्यादा गुस्सा था। हो सकता है उसे आने में देर हो गई हो, तारा ने अनुमान लगाते हुए कहा। चलो ये भी मान लिया, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी होने के बाद उसकी वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी वो अपने घर तो जा ही सकती थी। वहां भी जाने की हिम्मत नहीं हुई तो कम से कम एक कॉल करके सच बता सकती थी। तारा ने उसकी बात पर सहमति जताई। ग्रीष्मा की पहेली उनके लिए और उलझती जा रही थी। तभी ध्रुव के मोबाइल पर मीनाक्षी का कॉल आया। लगता है मीनाक्षी ने पता लगा लिया है कि कल रात 9 बजे जयपुर से कहाँ के लिए फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। ध्रुव ने कॉल उठाने से पहले कहा, हाँ मीनाक्षी, कुछ पता चला तुम्हें? ध्रुव ने कॉल पे कहा तो मीनाक्षी ने जवाब दिया, जी सर, मेरे साथ लाइन पर मेरा एक फ्रेंड मौजूद है। लकीली वो एयरपोर्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। अगली आवाज उसके फ्रेंड की थी, जिसकी बात सुन ध्रुव और तारा हक्के बक्के रह गए। मीनाक्षी के दोस्त ने कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, कल रात 9 बजे जयपुर से 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई थी। एक मुंबई, दूसरी पेरिस और तीसरी दुबई के लिए थी। ध्रुव और तारा दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव ने उसे धन्यवाद कहा और कॉल कट कर दिया। इसका मतलब ग्रीष्मा मुंबई, दुबई या पेरिस में से किसी एक जगह पर होगी। ये लड़की आगे चाहती क्या है? तारा ने गुस्से में कहा। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव ने परेशान स्वर में जवाब दिया। तो क्या अब मुझे उसे ढूंढने के लिए मुंबई, दुबई या पेरिस जाना पड़ेगा? मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। हाँ, ट्रेन से मुंबई जरूर जा सकती हूँ, लेकिन दुबई और पेरिस तो आपको ही जाना पड़ेगा। तारा जल्दबाजी में कहने लगी। क्या प्लीज तुम 2 मिनट के लिए चुप करोगी? ऐसे ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और ऊपर से तुम। ध्रुव ने उसे डांट दिया। आपका सिर दर्द कर रहा है, उसमें मेरी क्या गलती है? इन दैट केस मैं आपकी चंपी करके आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो फिलहाल के लिए चुप हो जाओ, इससे बड़ी हेल्प और कुछ नहीं होगी। ये कहकर ध्रुव ऑफिस रूम में चला गया। वहाँ कुछ देर काम करने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि तारा सो चुकी थी। कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी। उसने एक नजर तारा की तरफ देखा। वो सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। दूसरे कपड़े न होने की वजह से वो उसी साड़ी में सो रही थी जो उसे सुबह रत्ना जी ने पहनने के लिए दी थी। साड़ी काफी हैवी थी, इसलिए वो नींद में भी असहज महसूस कर रही थी। सबसे पहले तो घर वालों को तारा के मेरे साथ काम करने के लिए कन्विंस करना होगा। उसके बाद इसे कुछ कंफर्टेबल कपड़े भी दिलाने होंगे। बेचारी को कितनी दिक्कत हो रही है इतनी भारी साड़ी में। तारा को परेशान देखकर ध्रुव भी परेशान हो गया। कुछ सोचते हुए वो अपने वार्डरोब की तरफ गया। कपड़ों के बीच उसकी नजर एक तरफ रखे सिंपल कुर्ता पजामे पर गई जो रात में पहनने के लिए रत्ना जी ने बनवाए थे।
उसने उनमें से हल्के पिंक रंग का एक सेट निकाला और उसे लेकर तारा के पास पहुंच गया। शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। ध्रुव ने उसे जगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर बीच में ही रोक लिया। उसकी नजर बेड साइड पर रखे पानी के ग्लास पर गई। उसने उंगलियों से थोड़ा पानी लिया और तारा के चेहरे पर छिड़क दिया। तारा जल्दी से उठी और आंखें मलते हुए बोली, सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी सिर्फ 1 बजे है। तारा ने हैरानी से घड़ी देखी और चिढ़ते हुए बोली, देखिए, मानती हूँ मैं आपके लिए काम करती हूँ और बाय मिस्टेक हम दोनों की शादी हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे रात को सोने भी नहीं देंगे। मुझे इस तरह तुम्हें जगाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि तुम इस साड़ी में आराम से सो नहीं पा रही हो। हाँ, सही कहा आपने। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी पर चींटियां चल रही हो और काट रही हो, पर कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। उसने मुंह बनाकर कहा। कल शॉपिंग पर चली जाना और अपने लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े खरीद लेना। कहते हुए ध्रुव ने उसे कुर्ता पजामा पकड़ाया। फिलहाल के लिए तुम इसे पहन सकती हो। लेकिन ये मुझे बहुत बड़े रहेंगे। तुम लड़कियां भी अजीब होती हो। एक अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनकर सोने को तैयार हो, लेकिन ये नहीं पहनना, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा बड़ा है। तुम्हें किसी पार्टी में नहीं जाना जो इसकी फिटिंग जरूरी है। चुपचाप इसे पहनो और सो जाओ। ध्रुव ने उसे डांटा। तारा ने आगे कुछ नहीं कहा और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। कपड़े उसके लिए काफी बड़े थे, इसलिए वो उनमें थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे देखकर ध्रुव हंस पड़ा। तारा ने उसे घूरते हुए कहा, बस मुझे इसी बात का डर था। अब आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, वरना फिर से मैं वही साड़ी पहन लूंगी। ओके, ध्रुव ने अपनी हंसी काबू में करते हुए कहा। तारा ने देखा कि ध्रुव बेड पर बैठा हुआ था। उसे कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। वहां बेड के अलावा सोने की कोई और जगह नहीं थी। अगर आपका मजाक उड़ाना हो गया हो तो मुझे सोने की जगह बता दीजिए। कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस मिलेगा? उसने पूछा। तुम्हें नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप नीचे सोएंगे? नहीं, ऑफिस रूम में एक सिंगल बेड रखा हुआ है। ध्रुव पूरी बात बता पाता उससे पहले तारा ने उसकी बात काट दी। ये तो अच्छी बात है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाकर सो जाइए। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं नहीं, वहाँ पर आप सोने वाली हैं। मुझे इतने छोटे बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। तारा ने उससे आगे कोई बहस नहीं की। उसे गुड नाइट कहा और ऑफिस रूम में सोने चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुव सोचने लगा, कैसी लड़की है ये, हर सिचुएशन में बिना बहस के एडजस्ट कर लेती है। इससे साड़ी में ठीक से चला तक नहीं जा रहा, फिर भी माँ की खुशी के लिए पूरे दिन साड़ी पहनकर घूम रही है। रात को सोने के लिए कंफर्टेबल कपड़े तक नहीं है, फिर भी एक बार नहीं कहा कि मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। तुम इतनी डिफरेंट क्यों हो तारा? ध्रुव लेटे लेटे सोच रहा था कि जिस लड़की को वो पहले दिन से नापसंद करता था, उसे थोड़ा जानने के बाद वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। तारा के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन अलार्म पर ध्रुव की नींद टूटी। उठने के बाद वो तारा को जगाने गया। उसे आराम से सोता देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कितने आराम से सो रहे। ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ी देर और सो लेने देता हूँ। ये कहकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने गया। ध्रुव तैयार होकर बाहर भी आ गया था, लेकिन तारा अभी तक नहीं उठी थी। उसे समय देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। अब तो इसे जगा ही देना चाहिए। मुझे इसकी देर से उठने की आदत सुधारनी होगी। वो तारा को जगाने के लिए ऑफिस रूम में गया, लेकिन उसने देखा कि वो उठ चुकी थी। तारा वहां बैठी अपने मोबाइल में दोस्तों की तस्वीरें देख रही थी। वेरी गुड, आज अपने आप जल्दी उठ गई। ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ, मैंने सोचा सुबह सुबह खुद पर बरसात करवाने का क्या फायदा, खुद ही जल्दी उठ जाती हूँ। तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर उसे गुड मॉर्निंग कहा। तुम नहाकर रेडी हो जाओ, फिर साथ में नीचे चलते हैं। रात को तो मैंने एडजस्ट कर लिया, अब क्या सुबह आपके कपड़े पहन कर नीचे जाऊं? रात को तो सिर्फ आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब पूरे घर वाले मुझे देखकर हंसेंगे। तारा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ये भी एक बड़ी मुसीबत है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं। मैं माँ को बोलता हूँ तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ भिजवा दे। ध्रुव वहां से जाने के लिए बढ़ा ही था कि तारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अचानक उसके हाथ पकड़ने पर ध्रुव हड़बड़ा गया और जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर लिया। तारा ने भी 1-2 कदम पीछे ले लिए। ध्रुव सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? इसके पास जाने से मुझे डर क्यों लग रहा है? उसे तारा की तरफ देखा तो उसे लगा कि तारा भी वही सोच रहा है। सॉरी, मुझे इस तरह नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे लिए घर वाले इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े भी। बोलते हुए तारा चुप हो गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे इस तरह हर एक सामान के लिए ध्रुव के घर वालों को कहना अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव ने उसकी परिस्थिति समझी और कहा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो, माँ नहीं तो साक्षी को तो बोल सकता हूँ। मुझे उसकी ड्रेस छोटी रह जाएगी। तारा ने मायूस होकर कहा। क्या मैं अपने पुराने कपड़े पहन सकती हूँ? जानती हूँ वो यहाँ के हिसाब से नहीं है और काफी सस्ते भी हैं, पर। तारा बोल ही रही थी कि ध्रुव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम कुछ भी पहनो, अच्छी ही लगूंगी। तारा ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और ध्रुव के साथ बाहर आ गई। वो दोनों वापस कमरे में आए ही थे कि साक्षी दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। उसने दरवाजा खटखटाकर कहा, तारा भाभी, ध्रुव भैया, होप सो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, पर मम्मी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। साक्षी, कुछ काम है तो वहीं से बता दो। ध्रुव नहीं चाहता था कि साक्षी कमरे में आए और तारा को उन कपड़ों में देखे। अच्छा जी,
वैसे आपको बता दूं, मेरा आपके रोमांस में खलल डालने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस भाभी के लिए सूट लेकर आई थी, माँ ने भिजवाया है। उन्होंने बोला है कि वो ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाएं। और हाँ भाभी, नाश्ते के बाद हम दोनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। साक्षी ने बाहर से जवाब दिया। ध्रुव ने तारा को बाथरूम में जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद उसे साक्षी के लिए दरवाजा खोला। साक्षी ने ध्रुव को बिना कुछ बोले कपड़े पकड़ा दिए और मुंह बनाकर वहां से चली गई। बाहर आ जाओ तारा। साक्षी के जाने के बाद ध्रुव ने उसे आवाज लगाई। उन कपड़ों को देखकर तारा ने कहा, आपकी माँ बहुत अच्छी है। हमारी शादी इन परिस्थितियों में होने के बावजूद न केवल उन्होंने मुझे अपनाया, बल्कि मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल भी रखती हैं। बस बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे 10 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना है। कहकर ध्रुव कमरे से बाहर चला गया। तारा ने रत्ना जी की भेजी हुई ड्रेस देखी। वो पिंक और सी ग्रीन रंग का एक डिजाइनर सूट था जो उन्होंने ग्रीष्मा के लिए खरीदा था। जरूर ये ड्रेस माँ ने ग्रीष्मा के लिए खरीदी होगी, तभी इतनी मॉडर्न है। उनके पास ग्रीष्मा के लिए खरीदे हुए कपड़े पड़े हैं, उसके बावजूद वो मुझे शॉपिंग पर क्यों भेजना चाहती है? तारा ने सोचा। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे आई। सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। साहित्य और साक्षी ध्रुव को परेशान कर रहे थे, जबकि रत्ना जी उन्हें डांट रही थी। कुछ तो उम्र का लिहाज करो, ध्रुव तुम दोनों से भी बड़ा है। तो क्या हुआ, अब इन्हें परेशान नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? साहित्य ने मुंह बनाकर कहा। तभी साक्षी की नजर तारा पर पड़ी। वो तुरंत उठकर उसके पास गई। तारा ने आते ही गायत्री देवी और रत्ना जी के पैर छुए। आओ बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो, रत्ना जी ने कहा। तारा चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी, जबकि ध्रुव की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थी। वो चोरी चोरी उसे देख रहा था, जिसे गायत्री देवी ने पकड़ लिया। तुम्हें अपनी बीवी को छुप छुप कर देखने की जरूरत कोनी है। अरे थारी अपनी पत्नी है, जितना मन करे जी भर कर देखो। गायत्री देवी की बात सुनकर ध्रुव झेप गया। क्या मासा, आप भी अब इसे परेशान करने लगी? रत्ना जी बोली। और ध्रुव, आज तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए। दोनों कहीं बाहर घूमने जाओ। हाँ दादी, मैंने तारा के साथ घूमने का प्लान बनाया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो तो हम बाहर जा सकते हैं। तारा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अब तुम्हें हमसे परमिशन लेने की कब से जरूरत पड़ गई? दोनों साथ में घूमो फिरो और एक दूसरे को जानो, रत्ना जी ने कहा। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज गूंजी। रत्ना जी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव उठकर बोला, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। क्या यहाँ पुलिस ग्रीष्मा की फैमिली लेकर आई है? तारा ने घबराकर पूछा। टेंशन मत लो बहू, पुलिस क्या कमिश्नर भी आ जाए तब भी सिंघानिया परिवार की बहू को कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्रुव सब संभाल लेगा, गायत्री देवी ने उसे समझाया। बेशर्मी की भी हद होती है। एक तो इनकी बेटी ने गलती की, ऊपर से यहाँ पुलिस लेकर भी आ गए, रत्ना जी ने गुस्से में कहा। अंदर सब लोग परेशान बैठे थे, जबकि ध्रुव पुलिस के अंदर आने से पहले ही बाहर आ चुका था। पुलिस के साथ भावेश जी और सरिता जी भी मौजूद थे। उनके साथ लेडी कांस्टेबल को देखकर ध्रुव समझ गए कि वो यहाँ तारा के लिए ही आए होंगे। उसे बाहर खड़ा देखकर चीफ इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है मिस्टर सिंघानिया, आपको हमारे यहाँ आने की खबर पहले ही हो गई थी, तभी स्वागत में दरवाजे पर खड़े हैं। स्वागत तो मेहमानों का किया जाता है इंस्पेक्टर, अनचाहे मेहमानों का नहीं। ध्रुव ने भावेश जी और सरिता जी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों उसके कहने का मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे। भावेश जी ने जवाब दिया, आज भले ही हम तुम्हें गलत लग रहे होंगे, लेकिन जब कल उस लड़की तारा की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने हमसे इस तरह बात क्यों की। जिसकी सच्चाई सामने आनी थी वो आ चुकी है। आप बताइए, यहाँ इन्हें क्यों लेकर आए हैं? ध्रुव ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें आपकी वाइफ तारा सिंघानिया के खिलाफ शिकायत मिली है। उन्होंने इनकी बेटी ग्रीष्मा को शादी से गायब कर दिया और उसकी जगह लेकर आपसे शादी कर। अब शिकायत हुई है तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे होते हुए आप मेरी वाइफ को हाथ भी लगा पाएंगे? एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान होने के नाते मुझे उम्मीद है कि आप मेरे काम में बाधा नहीं डालेंगे मिस्टर सिंघानिया, वरना कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में आप मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यही कहना चाहते हैं ना? ध्रुव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कोई भी राह चलता इंसान मेरी वाइफ पर झूठे इल्जाम लगाए और आप उसे अरेस्ट करके ले जाएं, ऐसा किसी कानून की किताब में नहीं लिखा। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बात अलग है। भावेश जी आवेश में बोले, इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में बताइए। सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी बेटी ग्रीष्मा और इसकी शादी होने वाली थी। पूछिए इससे कि मेरी बेटी कहाँ है और इसकी शादी किससे हुई है। ध्रुव ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, आई डोंट नो, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि कब आपकी बेटी शादी से गायब हुई और कब उसने अपनी जगह किसी दूसरी लड़की को बिठाकर मेरी शादी उससे करवा दी। ये सही कह रहा है इंस्पेक्टर, इन सब में ध्रुव की कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस लड़की तारा की है जिसने ये षड्यंत्र रचा। सरिता जी बोली, मिस्टर ध्रुव, आप प्लीज साइड हो जाइए। हमें आपकी वाइफ तारा को अरेस्ट करना ही होगा, इंस्पेक्टर ने कहा और अपनी लेडी कांस्टेबल को आगे बढ़ने का इशारा किया। ध्रुव अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वो डर दिखने नहीं दिया
और सख्ती से लेडी कांस्टेबल के सामने आ खड़ा हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर और भावेश दोनों उसे घूरने लगे। तभी ध्रुव कहने लगा, इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता ये लोग मेरी वाइफ पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि इनकी बेटी अपनी मर्जी से शादी छोड़कर गई थी, किसी का उसमें कोई रोल नहीं था। ये कहते हुए ध्रुव ने अपने मोबाइल में वो वीडियो निकाला और इंस्पेक्टर को दिखा दिया। वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर ने भावेश जी और सरिता जी की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए खड़े थे। क्या आप इस वीडियो के बारे में पहले से जानते थे मिस्टर मेहता? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये वीडियो फेक भी तो हो सकती है, आजकल एडिटिंग और मॉर्फिंग से कुछ भी बदला जा सकता है। भावेश जी ने सफाई दी। जी बिल्कुल बदला जा सकता है, ध्रुव ने कहा। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप उमेद भवन पैलेस जाइए और पूरी फुटेज देखिए ताकि सच सामने आ जाए। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी बेटी मिले, मुझे भी उससे कई सवाल पूछने हैं। उसे जानना है कि ऐसी क्या कमी थी मुझ में और मेरी फैमिली में जो वो धोखा देकर शादी से भाग गई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं आपकी वाइफ को गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उनसे पूछताछ तो करनी होगी। बिना वारंट के पूछताछ तो दूर की बात है, मैं अपनी वाइफ की शक्ल तक आपको नहीं देखने दूंगा। बाकी आपसे मेरे लॉयर्स बात करेंगे। मेरी वाइफ का रिटर्न स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। ये कहकर ध्रुव अंदर चला गया। भावेश जी और सरिता जी को पुलिस के साथ वापस लौटना पड़ा। जाते जाते सरिता जी ने मुड़कर एक बार सिंघानिया मेंशन की तरफ देखा। उनकी आंखें नम थी। जानना तो मैं भी चाहती कि आखिर ग्रीष्मा ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम्हें अभी भी इन सब की पड़ी है। हमारी बेटी गायब है, दुआ करो कि वो सही सलामत हो। भावेश जी ने उन्हें डांट दिया। उनके जाने के बाद जब ध्रुव अंदर आया तो सभी उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रत्ना जी ने उसे देखा वो जल्दी से उसके पास आई। ध्रुव, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है और मेरे होते हुए सब ठीक ही रहेगा। ये कहकर उसने एक नजर तारा की तरफ देखा। तारा ने धीमे से उसे थैंक्स कहा। ध्रुव, वो लोग यहाँ वापस तो नहीं आएंगे ना? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और तारा कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। जब वो आएंगे तो हम कह देंगे कि तुम लोग यहाँ नहीं हो। परेशानी में रत्ना जी लगातार अलग अलग सुझाव दिए जा रही थी। ध्रुव ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ मेरी बात सुनिए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तारा को हमारे लॉयर के ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। हम उसका रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवा देंगे ताकि आगे पुलिस हमें परेशान न करे। ठीक है बेटा, थारे को जो भी करना है करो, लेकिन इस तरह घर पर पुलिस नहीं आनी चाहिए। गायत्री देवी बोली। तारा, मैं बाहर गाड़ी निकाल रहा हूँ, तब तक तुम आ जाना। ये कहकर ध्रुव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गायत्री देवी ने कहा, तारा, अब जब बाहर जा ही रही हो तो कुछ देर ध्रुव के साथ घूम भी आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इन सब बातों की टेंशन मत करना। लौटते वक्त अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना। हाँ तारा, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना, रत्ना जी ने भी कहा। तारा अब भी घबराई हुई थी। उसने कहा, इन सब की क्या जरूरत है माँ? आपने ग्रीष्मा के लिए जो कपड़े खरीदे हैं मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। रत्ना जी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। भले ही आज मजबूरी में मैंने उसके लिए ली गई ड्रेस तुम्हें भिजवा दी, लेकिन आगे से तुम उसकी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारा भी हक बनता है अपने लिए कुछ लेने का। वैसे भी मैंने आज आश्रम वालों को बुलाने का सोचा है। उस लड़की का कोई भी सामान अब इस घर में नहीं रहेगा, चाहे उसने उसे इस्तेमाल भी न किया हो। आज ग्रीष्मा की वजह से पूरा परिवार मुसीबत में था और रत्ना जी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रत्ना जी की बात सुनकर तारा ने सोचा, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ग्रीष्मा का सामान अभी भी यहीं पड़ा है। अगर वो ये सब पहले से प्लान कर रही होगी तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मुझे माँ को उसका सामान देने से रोकना होगा। बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर तारा का ध्यान टूटा। ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था और उसे बुलाने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहा था। भाभी, अब आपको जाना चाहिए वरना भैया गुस्सा हो जाएंगे, साक्षी ने कहा। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी और रत्ना जी से कहा, माँ, आपने ग्रीष्मा का सामान डोनेट करने का सोच लिया है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं बहुत से ऐसे आश्रमों को जानती हूँ जहाँ डोनेशन के नाम पर कुछ नहीं मिलता। अगर आप बुरा न माने तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। रत्ना जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। अच्छा, अब जाओ और इसी तरह खुश रहो। तारा ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर ध्रुव के पास चली गई। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसके देर से आने की वजह से ध्रुव थोड़ा नाराज था। कोई और मौका होता तो मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता, लेकिन अब सिचुएशन को समझो। इससे पहले कि ग्रीष्मा के मम्मी पापा कुछ गलत करें, हमें अपना स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में भिजवाना होगा। कहते हुए ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाँ, मुझे आने में देर हो गई। माँ चाहती है कि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करूँ। आपको टाइम वैसे कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन मैंने तुम्हें मना कब किया? हम दोनों साथ में चलेंगे, ध्रुव ने जवाब दिया। उसे महसूस किया कि तारा थोड़ी खोई खोई लग रही थी। उसने कहा, अब मैंने तुम्हें इतना भी नहीं डांटा कि तुम चुप रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुप रहती हुई अच्छी नहीं लगती। अब बताओ क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ध्रुव, यहाँ आने से पहले माँ ने बताया कि उन्होंने आश्रम वालों से कांटेक्ट करने का सोचा है ताकि ग्रीष्मा का सामान डोनेट कर सके।
तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने माँ को थोड़ा रुकने के लिए कहा है। ध्रुव, मैं उसके सामान की तलाशी लेना चाहती हूँ। अगर वो ये सब पहले से प्लान कर रही होगी तो उसकी चीजों में हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तारा ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। ब्रिलियंट आइडिया, लेकिन याद रहे इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी, मैं घर वालों से कह दूंगी कि मैं उसका सामान एक तरफ कर रही हूँ। ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए ध्रुव और तारा लॉयर के ऑफिस पहुंच गए। लॉयर ने तारा का बयान लिखवाकर उस पर उसके सिग्नेचर करवाए और ध्रुव से सीसीटीवी फुटेज की कॉपी ले ली ताकि उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। वैसे आप चाहें तो इस शादी से मुकर भी सकते हैं मिस्टर सिंघानिया। ये शादी आपकी और तारा की मर्जी के खिलाफ हुई है। अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों की शादी के कैंसिलेशन के पेपर भी तैयार कर सकता हूँ। इस प्रोसेस में डिवोर्स जितना टाइम भी नहीं लगेगा और ना ही ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। मिस्टर शर्मा ने सुझाव दिया। वैसे तो दोनों को ये सुझाव सुन खुश होना चाहिए था, पर न जाने क्यों दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे अलग होने का फैसला साथ रहने से ज्यादा मुश्किल लग रहा हो। मिस्टर सिंघानिया, लॉयर ने फिर पूछा। आप कहें तो मैं वो पेपर्स भी तैयार कर दूं? ये सुन ध्रुव तारा की तरफ देखने लगा और उसके भाव देख वो हैरान रह गया।